तो दोस्तों शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th का सिलेबस जो अब 2020-21 में सीबीएसई ने प्रोवाइड किया हमें। उसके अंदर क्या चेंज आए हैं, क्या नहीं आए हैं, क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में क्लास 11th सिलेबस की। मेरा पूरा वीडियो बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 मिनट से कम का, और इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 थ्योरी, फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल, और फिर बाद में मैंने आपको टाइपोलॉजी। यानी टाइपोलॉजी का मतलब होता है किस पार्ट से कितना वेटेज सीबीएसई दे रही है। क्योंकि अब सीबीएसई डायरेक्ट टाइपोलॉजी नहीं देती कि इतना पार्ट इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, ऐसे नहीं देती, यूनिट का बात करती है। तो सबसे पहले आपको जो 11th में बच्चे आए हैं 10th से, ये समझना पड़ेगा कि 10th मतलब पुलिस और 11th मतलब आर्मी। पहली बात, ये एग्जाम्पल मैं दिया करता हूँ, 10th और 11th में बहुत डिफरेंस है बच्चों। दुख की बात यह है कि 10th से बच्चा जब 11th में आता है तो इस बात को समझ नहीं पाता कि अब मैं खतरनाक क्लास में आ चुका हूँ। खतरनाक मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है अब, और इस बात को समझने में उसको लग जाता है तब तक वो हाफ ईयरली में फेल ना हो जाए बच्चा। पहले यूटी में फेल होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, कहता है नहीं कर लूँगा, फिर हाफ ईयरली में टक्कर लगने के बाद ज़्यादातर बच्चे समझ पाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सिलेबस के शुरुआत में बता रहा हूँ, सेशन का शुरुआत है अभी, इवन स्कूल भी नहीं खुले आपके दोस्तों भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th को 10th को मिक्स करने की कोशिश मत करना। 11th बहुत अंगारों पर चलने के समान क्लास है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। हर एक अच्छे टीचर का, एक सच्चे टीचर का एक रोल होता है, एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को बताए कि सही बात क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे। तो हमने काफ़ी रिसर्च करी सिलेबस को जो सीबीएसई ने दिया था, और हमें पता चला दोस्तों कि थ्योरी में सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया है। यानी कि जो सिलेबस पहले था, जो चैप्टर पहले थे, वही चैप्टर एज इट इज़ सीबीएसई ने दोबारा डाल दिए हैं। लेकिन सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा चेंज कर दिया इस साल। देखिए, आपकी टोटल यूनिट है 10। मैं 1 बाई 1 आपको बताता हूँ किस यूनिट से आपको क्या क्या कितने नंबर का आ सकता है। यूनिट फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स, यूनिट 3 है लॉज ऑफ मोशन। इसको मैकेनिक्स भी कहते हैं, हालांकि आगे भी मैकेनिक्स है, पर मैकेनिक्स का मेन पार्ट यही है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। ये टोटल जो है सीबीएसई ने कहा कि हम इसमें से 23 मार्क्स का देंगे। यानी कि जो स्कूल वाले हैं उनको सीबीएसई ने सब आज्ञा दी है, परमिशन दी है कि आप इन 3 यूनिट से 23 मार्क्स का पेपर बना सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी यूनिट्स हैं, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 3 यूनिट का सीबीएसई ने जुगाड़ बनाया है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो आप 9th में पढ़ चुके हो, ज़्यादातर चैप्टर आपको लगेगा हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा 9th और 11th के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 9th और 11th के चैप्टर से बेस जरूर लिया गया है, पर थ्योरी में, स्टैंडर्ड में, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर दोस्तों। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिट 4 वर्क, एनर्जी, पावर, यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी, इसको हम जल्दबाजी में रोटेशनल मोशन भी कह देते हैं। यूनिट 6 है हमारी ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ये तीनों यूनिट मिलकर 17 नंबर का वेटेज दे रही हैं। अगर आप इन दोनों यूनिट को मिला लेते हो तो 7 और 3 10 2 40 मार्क्स का यही 6 यूनिट हो गई हैं आपकी। सोचिए, 70 में से 23 पे पास होते हैं, और पहली ही जो मैं बता रहा हूँ आपको टाइपोलॉजी, ये 23 मार्क्स की 3 ही यूनिट है सिर्फ, और 23 पे पास होते हैं। मतलब सोचिए हमारा लेवल कितना डाउन चला जाता है कभी कभी, कि हम लोग पास भी नहीं हो पाते। कितने बच्चे मैंने देखा है 11th में फेल हो जाते हैं, 10th के टॉपर बच्चे 11th में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या होता होगा सोचिए, जबकि शुरू की 3 यूनिट ही आपको पास करवाने का मटेरियल दे रही हैं। सो ध्यान रखिएगा, उसका रीजन होता है फेल होने का उनकी केयरलेसनेस। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, 10th में इतने नंबर उनके आ जाते हैं कि वो सोचते हैं हम 11th में भी इस तरह कर लेंगे। 11th थोड़ी अलग है, 11th एक अंगारों पे चलने के समान है, कांटों पे चलने के समान है। वहाँ पर फोर्टनाइट स्टडी करके एक दिन पहले पढ़ के आप नंबर नहीं ला सकते, 10th में आप ला सकते थे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप 10th को और 11th को बिल्कुल अलग लेकर चलें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली यूनिट है हमारे 3 कितने कितने नंबर की हैं। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, अलग अलग चैप्टर हैं, मैं आपको सब बताऊंगा और सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा भी पूरे साल। अभी तो हमारा चलन शुरू हुआ है। यूनिट 9 है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और बच्चों 10वीं यूनिट बचती है हमारी ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर ऑसिलेशन, दूसरा चैप्टर वेव्स। और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं ज़्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आते, और लास्ट के चैप्टर होने की वजह से स्कूल के टीचर भी या कई बार कोचिंग के टीचर भी इनको ढंग में नहीं पढ़ाते और घास काट देते हैं, फटाफट शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन यूनिट का पूरा योगदान है हमारा 20 नंबर का। और लास्ट की यूनिट जो है 10वीं, वो है ऑसिलेशन एंड वेव, जो ये 20 नंबर की और ये 10 नंबर की। तो टोटल मिलकर हमारे 70 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी का बताया। थ्योरी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन थ्योरी की मार्किंग स्कीम मैंने आपको यहाँ पर बता दी है 11th क्लास की क्या होने वाली है। अब दोस्तों आते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन पर। प्रैक्टिकल सेक्शन हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल 11th में 30 नंबर का होता है दोस्तों, और 30 नंबर के प्रैक्टिकल में
क्या क्या चेंज हुए हैं, थोड़े से यहाँ पर सीबीएसई ने चेंज कर दिए हैं, थोड़े से कहूँ या बहुत सारे चेंज सीबीएसई ने यहाँ पर कर दिए हैं। क्या, देखिए पहले क्या होता था, एक्सपेरिमेंट होते थे टोटल 20। सेक्शन 10 में सेक्शन ए और सेक्शन बी दो होते थे। सेक्शन ए में भी 10 एक्सपेरिमेंट होते थे, सेक्शन बी में भी 10 एक्सपेरिमेंट होते थे दोस्तों। तो होता क्या था कि पहले सेक्शन ए से और सेक्शन बी से कुल मिलाकर 15 एक्सपेरिमेंट करने होते थे। एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट दोनों सेक्शन से, एक एटलीस्ट। तो यानी कि आप 8 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से कर लो, 7 एक्सपेरिमेंट सेक्शन बी से कर लो, या वाइस वर्सा, या आप 5 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से कर लो, 10 एक्सपेरिमेंट सेक्शन बी से कर लो। और स्कूल वाले खूब फायदा उठाते थे इस चीज़ का, फ्लेक्सिबिलिटी का, और वो अपने हिसाब से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवा लेते थे। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर आपको थोड़ा, अब इस साल 2019-20 में ये था 15 एक्सपेरिमेंट करने थे टोटल। सीबीएसई ने यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है और 15 एक्सपेरिमेंट्स के बजाय आपको अब करने पड़ेंगे केवल 12 एक्सपेरिमेंट इस नए सेशन में दोस्तों। और 12 एक्सपेरिमेंट में से आपको वही 3 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ईच सेक्शन कंपलसरी हैं। मतलब ये नहीं कर सकते आप कि एक सेक्शन से आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया और दूसरे सेक्शन से आपने 10 एक्सपेरिमेंट कर लिए, 11 हो गए। नहीं, आपको एक सेक्शन से एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट दोस्तों जरूर करने पड़ेंगे। एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी पहले हमारी जो थी 14 एक्टिविटी थी टोटल, 7 एक्टिविटी सेक्शन ए, 7 एक्टिविटी सेक्शन बी और 5 एक्टिविटी करनी थी। अब यहाँ पर हमें 6 एक्टिविटी करनी है, यानी कि सीबीएसई ने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट घटा दिए 3 और एक्टिविटी बढ़ा दिए 1। और ये आपको फायदा हुआ है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता था और एक्टिविटी करना ईजी होता है दोस्तों। अगर हम एक्सपेरिमेंट के इवैल्यूएशन की बात करें तो आपको तो पता होगा, एक्सपेरिमेंट चाहे इस साल हो या पिछले साल हो या कई साल पहले तक, एक्सपेरिमेंट हमेशा 30 नंबर का होता है। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर क्या था, 2 एक्सपेरिमेंट करने होते थे जो 8-8 नंबर के थे। लेकिन इस बार आपको 2 एक्सपेरिमेंट जरूर करने हैं, लेकिन वो 7-7 नंबर के, यानी कि सीबीएसई ने एक्सपेरिमेंट का वेटेज कम कर दिया 2 मार्क्स का। ये आप ध्यान रखिए, यानी कि अब आपको एक्सपेरिमेंट में 16 नंबर नहीं, केवल 14 मार्क्स मिल सकते हैं परफेक्टली, अगर आप बढ़िया कर दो तो। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, यानी कि आपको फाइल जो बनानी पड़ती है, और आपको मैं थोड़ी, मुझे हंसी भी आ रही है, मेरी एक वीडियो जो आप लोगों ने देखी भी होगी शायद, जिसमें प्रैक्टिकल ले रहा हूँ 11th क्लास के बच्चों का, तो बहुत वायरल हो रही है वीडियो। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो इस वीडियो को। तो उसमें मैं जब वाइवा ले रहा हूँ, सो उसमें बच्चे कह रहे हैं सर आप तो डॉन हो, सर आप तो बस सख्त लौंडे हो, सर ऐसे कैसे होता है, कोई मुझे गाली भी दे रहा है, इतना ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रखा है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि टीचर को, अगर टीचर थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट जैसी खतरनाक चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों कि ज़्यादातर स्कूलों में एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से नहीं करवाया जाता है और एक घास काट दी जाती है एक तरह से। बच्चे एक दूसरे की कॉपी से नोट करके, चीटिंग करके कॉपी बना लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो कॉपी नहीं बनाते और ज़्यादातर स्कूलों में तो एक्सपेरिमेंट पूरे होते भी नहीं हैं, जबकि फिजिक्स तो एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। फिजिक्स कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग आईआईटी मेडिकल की कोचिंग के चक्कर में भूल जाते हो कि फिजिक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। जो आप न्यूमेरिकल करते रहते हो पूरे दिन, उसके फॉर्मूले कहाँ से आए? वो फॉर्मूले तो एक्सपेरिमेंट से आए। तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग खुले हुए हैं कोटा दिल्ली में, वो आपको बस रटवाते हैं कि ये न्यूमेरिकल कर लो। ये फिजिक्स नहीं है दोस्तों, फिजिक्स इज़ प्रैक्टिकल। सो मेरा आपसे कहना है कि आप प्रैक्टिकल बहुत ध्यान से करिए, बहुत मजबूती के साथ करिए, उनमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्रैक्टिस करिए उसकी। स्कूल में अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर से दोबारा पूछिए, टीचर आपको बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारी प्रैक्टिकल्स की पूरी एक सीरीज़ है, मतलब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर देखिए। फिर भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करते हैं दोस्तों। एक्टिविटी पहले आती थी, पहले इसके नंबर नहीं मिलते थे, एक एक्टिविटी करनी पड़ती थी। अब 3 नंबर एक्टिविटी के हो गए हैं। प्रोजेक्ट के पहले 3 नंबर थे, अब भी 3 नंबर है। वाइवा के पहले 5 नंबर थे, आज भी 5 नंबर है। लेकिन परंतु वाइवा के दोस्तों भले ही 5 नंबर हो, लेकिन आप ये मत भूल जाना कि वाइवा एक वो ब्रह्मास्त्र है, एक वो हथियार है जिससे अगर आपके पास कुछ भी ना हो, आपने ना फाइल बनाई हो, ना एक्सपेरिमेंट करना आता हो आपको, ना ही आपको कुछ दूसरी चीज़ें आती हो, आपने कोई मॉडल भी नहीं बनाया, प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, तब भी अगर आपकी वाइवा अच्छी हो गई, 11th वालों, अगर तुम्हारी वाइवा अच्छी हो गई तो टीचर हो जाएगा आपसे इम्प्रेस्ड और आपका नंबर देगा पूरे 30। और 30 भी दिए, मान लो आपके पास फाइल वाइल नहीं है तो 20 नंबर तो दे के जाएगा। सो वाइवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर वाइवा कहाँ से आती है? देखो, वाइवा का सिलेबस तो बेसिकली प्रैक्टिकल ही होता है, लेकिन दोस्तों वाइवा में जरूरी नहीं होता कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो टीचर उससे ही वाइवा पूछेगा। टीचर आपसे वाइवा क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। टीचर आपसे वाइवा क्वेश्चन थ्योरी से पूछ सकता है, ये जो यहाँ चैप्टर लिखे हुए इनसे किसी से पूछ सकता है, लॉज ऑफ मोशन से पूछ सकता है, वर्क एनर्जी पावर से पूछ सकता है, आपसे टीचर कुछ भी पूछ सकता है।
अगर आपको ये देखना हो कि वाइवा कैसे होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस के लिंक मैंने दिए हैं आपको, उन वीडियोस को जरूर देखना आप। वो सारी वीडियोस प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, वाइवा कैसे होती है, कॉपी कैसे चेक करते हैं, प्रैक्टिकल में टीचर कॉपी फाड़ते क्यों हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे गाली दे रहे हैं, साले कॉपी फाड़ रहा है, ये कर दूंगा फाड़ दूंगा, अगर मेरा टीचर होता तो मार देता, मुझे नहीं मिला है टीचर, अरे बड़ा खतरनाक टीचर है। आप देखना, आपको बता दूं सीबीएसई का रूल है कि अगर कॉपी जब हम चेक करते हैं फाइल्स तो उनको फाड़ना पड़ता है बीच बीच में से, ताकि उन फाइल्स को दोबारा यूज़ ना किया जा सके। इट इज़ द लॉ ऑफ सीबीएसई जिसको मैं फॉलो कर रहा था। तो दोस्तों आप बुरा मत मानिएगा, मैं कॉपी फाड़ रहा था। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, विद्या की रेस्पेक्ट करता हूँ, विद्या कसम ही खाता हूँ आज तक, इतना बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों कॉपी फाड़ने का रूल होता है। सो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हुए हैं वो वीडियो जरूर देख लेना, प्लीज़ देख लेना, बहुत काम आएंगे आपके। अब बात करते हैं टाइपोलॉजी की। टाइपोलॉजी क्या होती है? टाइपोलॉजी का मतलब है, पहले तो सीबीएसई चैप्टर वाइज क्या टॉपिक वाइज मार्क्स बताती थी, इस टॉपिक में से इतने नंबर का आ सकता है, इस टॉपिक चैप्टर में से। लेकिन आजकल सीबीएसई से नहीं करती है, सीबीएसई थोड़ी स्मार्ट हो गई है सच बताऊं तो। अब सीबीएसई अपने टाइपोलॉजी के डिजाइन को ब्लूप्रिंट नहीं देती है, थोड़ा सा अंदाजा दे देती है, इशारा कर देती है। देखो कैसे सीबीएसई ने अपने पूरे पेपर को 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सीबीएसई ने कहा कि आप 6 तरीके के क्वेश्चन देंगे, रिमेंबरिंग, मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग समझदारी, अप्लाइंग अप्लाइड पावर, कि आपको कोई नॉलेज है आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं, जैसे आपके पास एक पिस्टल है, ये आपको याद है कि मेरे पास पिस्टल जेब में पड़ी हुई है, ये रिमेंबरिंग हुआ। अंडरस्टैंडिंग, पिस्टल चलाने की आपको अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अप्लाइंग, आपके पास पिस्टल भी याद है आपको कि है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ काम कैसे करती है वो, लेकिन आप उसे चला सकते हो नहीं चला सकते हो, वो अप्लाइंग होता है। एनालाइजिंग, मुझे पिस्टल से गोली मारनी है, इसको नहीं मारनी है। एक कुत्ता है आपके ऊपर भौंक रहा है, आप उसको गोली मारने लगे, यानी कि आपकी एनालाइजिंग पावर वीक है। ये 3 पावर तो आपके अंदर थी, ये वाली पावर आपकी वीक हो गई। इवेल्युएटिंग, इसका परिणाम क्या होगा, गोली तो मार दी मैंने, इसके बाद परिणाम क्या होंगे, इसकी घातक परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे, वो इवेल्युएटिंग पावर है। आपने कुत्ते को मार दिया, पशु क्रूरता वाले लोग आ गए, पैटा वाले आ गए, आपको उठाकर लेके जेल में डाल दिया, यानी कि आप इवेल्युएट नहीं कर पाए। और वो तो भगवान जो सजा देगा वो तो बात की चीज़ है, जैसे वुहान में चाइना को दे रखी, पूरी दुनिया को दे रखी। क्रिएटिंग का मतलब होता है आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मान लो आपने कुत्ते गोली मार दी, तो आपने चलो अब कुत्ता तो मर गया हो, लेकिन आप जब जेल से बाहर निकले तो आपने सोचा अब मैं नए नए जो कुत्ते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा, उनको हेल्प करूँगा, उनकी फीडिंग करूँगा, तो वो क्रिएटिंग में आता है, कुछ नया पैदा करना, जो ब्रह्मा जी का काम है ना। तो दोस्तों ये 6 प्रॉपर्टी सीबीएसई चाहती है कि एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। अब ये 6 प्रॉपर्टी आपके अंदर है या नहीं है, इसको जानने के लिए सीबीएसई एग्जामिनर से कहती है, यानी कि स्कूल की टीचर से, कि भैया इन 6 प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाओ। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर स्कूलों के जो टीचर होते हैं उनको पता ही नहीं होता पेपर कैसे बनाना है, वो उल जुलूल पेपर बना देते हैं। बात तो यहाँ तक भी है कि जो बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है उसको पेपर बता देते हैं पहले ही, उसी को सारा पेपर उसके हिसाब से बनाते हैं, ट्यूशन में पहले भी क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। बहुत बुरा हाल है, सच कह रहा हूँ, पता सबको, बोलता कोई नहीं है, मैं बोल देता हूँ बस। लेकिन सीबीएसई कहती है, पिछले साल 2019-20 में सीबीएसई कहती थी दोस्तों कि रिमेंबरिंग वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 12%, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आएगी 30%, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर जो सेशन था। अप्लाइंग 33%, एनालाइजिंग 20%, इवेल्युएटिंग भी इसमें ही था, एनालाइजिंग प्लस इवेल्युएटिंग 20% था, और क्रिएटिंग 5% था बस। मतलब सीबीएसई ब्रह्मा जी वाले काम को 5% पे फोकस करती थी। तो दोस्तों अब आपको लगता है कि टीचर सोचते होंगे इतना कि 12%, इसमें से 70% का 70 मार्क्स का 12%, 12 से तो 84, 8.4 मार्क्स का टीचर को रिमेंबरिंग पार्ट देना है। कैसे करेगा वो? बहुत कोई सूरमा टीचर होना चाहिए, महारथी बहुत बहुत खतरनाक टीचर हो जाओ। अंडरस्टैंडिंग 30%, तो 21 नंबर का अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सोचता है ऐसा? उधर उधर से क्वेश्चन उठाए, कॉपी पेस्ट किया और पेपर बना दिया। और अगर टीचर कई बार टीचर बदले की भावना से पेपर बनाते हैं कि इसको फेल करना है पूरी क्लास को, मुझे ये मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ते या मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते, नमस्ते नहीं करते, सालों को सबको फेल कर दूंगा, डाल दिए क्वेश्चन खतरनाक टाइप के सारे, न्यूमेरिकल भर दिए बड़े बड़े। ऐसे होता है हमारे देश में। तो चलो खैर स्थिति सुधरेगी कभी ना कभी। लेकिन अब सीबीएसई ने थोड़ा चेंज किया। सीबीएसई को सारी शिकायतें जाती रहती हैं, सीबीएसई अपनी क्षमता में पूरा काम कर रही है। अब तो निशंक जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आई विल अप्रिशिएट सीबीएसई को। सीबीएसई वालों सैल्यूट ले लो, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आई सैल्यूट यू। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सारे सीबीएसई वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई सैल्यूट यू, मेरा नमस्कार। और खासकर जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर निशंक जी और सीबीएसई के जो डायरेक्टर हैं अनुराग त्रिपाठी, मेरे ही नाम के हैं, दोनों को नमस्कार मेरा, और जितना भी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि आप लोग वाकई अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अलर्ट काम कर रहे हो।
तो देखिए रिमेम्बरिंग जो है वो 12% था, लेकिन अब सीबीएसई ने रिमेम्बरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग को टोटल 38% कर दिया है। 27 नंबर देंगे यहाँ से 27, यानी कि रिमेम्बरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग मिलाकर इस साल आपको मिलेगा 38%। ठीक है, और 12th वालों के लिए भी यही है, कोई अलग नहीं है। अप्लाइंग पावर 33%, इसको वो काफ़ी वेटेज दिया, लेकिन इस बार इसका वेटेज 1% कम कर दिया, 22 नंबर कर दिया है। एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग, पहले दोनों को मिलाकर 20% का वेटेज था, इस बार ये 30% कर दिया, लेकिन इसके साथ क्रिएटिंग भी मिला दिया है, यानी कि 20 और 5 25, इसको 30% कर दिया है। अर्थात ब्रह्मा जी वाले काम को 10% कर दिया है, पहले 5% था। मतलब सीबीएसई ने कहा है कि क्रिएटिंग प्रॉपर्टी को हम 10 नंबर देंगे, इस बार 5% के बजाय 10% देंगे, तो 10% मिलकर 20 प्लस 10 30 हो गया, और वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, 2 नंबर यहाँ से निकाल लिए, 3 नंबर यहाँ से निकाल लिए परसेंटेज, और ये आपकी टाइपोलॉजी तैयार हो गई है। तो दोस्तों जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो भले ही आपका स्कूल स्टैंडर्ड फॉलो ना कर रहा हो, आप ध्यान रखना कि आप इसी टाइपोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई करिएगा। और दोस्तों अपने टीचर की रेस्पेक्ट करिए। अगर आपका टीचर आपको परेशान भी करता है, आपको कोई टीचर कहता है कि मुझसे ट्यूशन पढ़ लो, तब भी उसकी रेस्पेक्ट करिए, उसके पैर छूजिए, सुबह सुबह चरण स्पर्श सर। अगर आप लड़के हो, लड़कियां तो हमारे यहाँ पैर नहीं छूती हमारे देश में, और उनको नमस्ते करिए, नमस्ते सर। वो रेस्पेक्ट यहाँ से होनी चाहिए, दिल से इधर दिल नहीं होता, इधर दिल से होनी चाहिए। रेस्पेक्ट करिए टीचर की अपने, भले ही वो आप चिढ़ता है, एक ना एक दिन प्यार जरूर करेगा अंदर से। वैसे ज़्यादातर टीचर 99% टीचर अच्छे होते हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, बाहर से कुछ भी दिखे अंदर से प्यार करते हैं आपको। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साल के शुरू से आप इसी हिसाब से तैयारी शुरू करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल का टीचर इस टाइपोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको कहिए रेस्पेक्टफुल तरीके से, सर सीबीएसई का सिस्टम ये है सर, आप पेपर सर हिसाब से बनाइए। अगर वो कहे नहीं मैं आई एम द टीचर कि सर देख लो प्लीज़ सर, और अगर आपके स्कूल के टीचर फॉलो नहीं कर रहे हैं टाइपोलॉजी को, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा स्कूल का नाम ये है और वो टाइपोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू। सो बच्चों ये हमारी एक वीडियो थी, छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का कि क्लास 11th की फिजिक्स। अब मेरी 2-3 बातें आप ध्यान सुन लीजिए। देखिए क्लास 11th में जब आप आए हो, आपका स्वागत है, 10th जैसी भूल मत कर देना। खासकर अगर आपकी भी छुट्टी चल रही है तो आप 9th की फिजिक्स की बुक को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। 9th फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं टोटल, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, और एक चैप्टर और है कौन सा, साउंड। उन चैप्टर्स को, साउंड चैप्टर यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो साउंड चैप्टर था वो बन जाएगा ऑसिलेशन एंड वेव, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स, गैसेस वैसेस सब नए हैं आपके लिए, सब नया है। ग्रेविटेशन बनेगा, वही है, वो छोटा बच्चा था बड़ा बच्चा हो गया। और बच्चों ये आपका नया चैप्टर फंस गया आपको। वर्क, एनर्जी, पावर, वही चैप्टर, छोटा बच्चा था, अभी ये जवान हो गया है। लॉज ऑफ मोशन वही है, अब ये बड़े हो गए हैं। काइनेमेटिक्स, मोशन थी वहाँ, यहाँ थोड़ा फैल गया है। इसके 2 पार्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। डर गए डर गए क्या हो गया, पैर गई क्या हो गया, डर गए क्या? तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ मैं डरो मत। अनुराग भैया है ना, तुम्हारा भाई जिंदा है, और जब तक मैं हूँ फिजिक्स में तुम्हारा कोई बाल बागा नहीं कर सकता। प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस मेरा साथ दो, चैनल को ग्रो करवाओ, क्योंकि चैनल को ग्रो करने से ना हिम्मत बढ़ती है। कई लोग ये नहीं कह सकते कि अरे क्या चैनल है, छोटे सब्सक्राइबर क्या है, व्यू तो आते नहीं है। दोस्तों फिजिकल वर्ल्ड बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए, हालांकि इसको कोई वेटेज नहीं है, इसको पढ़ाता भी नहीं है, पर इसको आप जरूर पढ़ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना। जल्दी मेरी वीडियो इसके बारे में आएगी, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। हालांकि इसका वेटेज नहीं है, बट फिजिक्स है क्या, क्यों पढ़ते हैं, इसका स्कोप कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर से आपको पता चलेगा यूनिट कैसे बनती हैं, कहाँ से आई हैं, साइंटिस्ट कौन थे, किसने क्या डिस्कवरी करी थी, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का स्कोप कितना है, फिजिक्स पढ़ के हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, करियर कहाँ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर भरा पड़ा है। किसने कौन सी डिस्कवरी करी थी, सब कुछ है। काइनेमेटिक्स मोशन है, मोशन स्ट्रेट लाइन प्लेन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सारे चैप्टर मजेदार चैप्टर हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि इनको पढ़ते रहो बस मजा आ जाता है पढ़ते। सो मैंने आपको बताया कि टाइपोलॉजी क्या है, सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल में क्या आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ। कब से पढ़ाना शुरू करूँ, शायद कल से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप इस चैनल को आशीर्वाद देते रहना, प्यार देते रहना, सभी के नंबर अच्छे आएंगे, मेरे होते हुए फिजिक्स से मत डरना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ना करने का प्रॉमिस क्या हुआ कि मैं कहूँगा नहीं, आप खुद ही आशीर्वाद दे दोगे, मुझे पता है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।